आज की क्लास में हम लोग डीएनए का प्रतिकरण या द्विगुणन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब डीएनए से जो नया डीएनए का निर्माण होता है वो द्विगुणन के कारण ऐसा होता है। उसको हम लोग समझेंगे कि एक डीएनए से नया डीएनए का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो एक डीएनए से नया डीएनए का निर्माण को रेप्लिकेशन हम लोग कहते हैं। डीएनए का निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। जब एक डीएनए से नया डीएनए बनता है उसके लिए किस प्रकार से बनता है तो अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग मत देखने को मिलता है, लेकिन सबसे इसमें से एक ही मत होगा जो कि सबसे कारगर देखने को मिला है और उस पर लोग एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, सबसे पहले एक मत दिया गया विक्षेपक मत। विक्षेपक का मत क्या है इसको हम लोग समझेंगे। तो इनके मत के अनुसार बताया गया कि जो डीएनए का अणु कई स्थान पर टूट जाते हैं, जो डीएनए होते हैं तभी से डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इन्होंने बताया था कि डीएनए का अणु क्या होता है, बहुत सारे स्थानों पर ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। टूटे हुए भाग को स्वतंत्र रूप से द्विगुणन करते हैं। ये मान लो कि अलग अलग हिस्सों में टूट गया, ये सब अलग अलग हिस्सों में टूट गया। टूटने के बाद इसे स्वतंत्र रूप से फिर क्या होता है, इसके साथ नया जुड़ता है और जुड़ कर इकट्ठा होता है। इस प्रकार से बताया गया, लेकिन ये पूरी तरह से क्या है, गलत है। डीएनए का रेप्लिकेशन ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं डीएनए का, अच्छे इसके बाद समझते हैं और अच्छे से। दूसरा मत दिया गया संरक्षित मत। इसमें बताया गया इस मत को मानने वाले वैज्ञानिक के अनुसार जनक डीएनए को 2 पॉलीपेप्टाइड सुरक्षित रखते हैं। जनक डीएनए जो होते हैं वो सुरक्षित रखते हैं 2 पॉलीपेप्टाइड, और द्विगुणन के से उसी से क्या होता है, नया डीएनए का निर्माण हो जाता है। सिंपल यही स्टेटमेंट दे दिए थे। लेकिन सबसे जो कारगर स्टेटमेंट था वो था अर्ध संरक्षित मत। अर्ध संरक्षित मत ही बाद में जाकर सिद्ध हुआ कि ये सही है डीएनए का रेप्लिकेशन। बात को थोड़ा समझने की कोशिश कर, कल से ही बताते आ रहे। डीएनए का 2 रज्जु होता है। यहाँ पर मान लो हम दिखाते हैं डीएनए का 2 रज्जु होता है। एक रज्जु है, ये स्ट्रैंड भी बोलते हैं। डीएनए का एक स्ट्रैंड है और एक ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। अब ऐसे कि दोनों आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। दोनों आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है। तो अर्ध संरक्षित का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि मान लेते कि पेरेंट्स का रहेगा, ये क्या रहेगा, पेरेंट्स में रहेगा डीएनए। यही डीएनए क्या होता है, उनके बच्चे में जाता है। तो ये किस प्रकार से जाता है? तो ऑब्वियस है कि इसका रेप्लिकेशन होता है, मतलब ये पहले इसका प्रतिकरण बनता है, मतलब इसका एक नया डीएनए का निर्माण होता है। तो एक डीएनए से पहले 2 डीएनए का निर्माण होता है। तो आखिरकार जब नया डीएनए बनेगा तो ऑब्वियस है कि पूरी तरह से नया नहीं होगा, इसका बिल्कुल उसमें आधा जाता है। किस प्रकार से जाता है? तो बताया जाता है कि पहले ये डीएनए टूटा है। अच्छे समझना है, जो डीएनए है इसका जो रज्जु होता है पहले अलग हो जाता है। इसका जो रज्जु होता है सबसे पहले अलग हो जाता है। तो ये वाला रज्जु, दूसरा रज्जु क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दोनों रज्जु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहता है वो टूट जाता है। उसके साथ जब इसका रेप्लिकेशन होता है तो इसके साथ एक नया रज्जु जुड़ता है। दोनों के साथ इसके साथ भी एक नया रज्जु जुड़ेगा और साथ में इसके साथ भी एक नया रज्जु जुड़ जाता है। जुड़कर बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। तो ये क्या हो गया, एक डीएनए से नए डीएनए का निर्माण हुआ। ये क्या हुआ, एक डीएनए से 2 नए डीएनए का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसका 50% गुण इसमें आया, इसलिए कि ये वाला एक रज्जु तो सेम ही है ना, पहले वाला ही एक नया इसमें आया है। इसमें भी देख सकते हैं तो पहले वाला में से एक इसका 50% गुण आया। मतलब जो ये नए पुराने डीएनए से जो नया डीएनए बना तो इसमें 50% गुण क्या हो रहा है, पुराने वाला का आ रहा है। मतलब पृथक का गुण जो है, पृथक मतलब वही पेरेंट्स का जो गुण है वो 50% उस डीएनए में आ रहा है और 50% उसमें से क्या हो रहा है, नया बन रहा है। 50% क्या हो रहा है, नया बन रहा है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है अर्ध संरक्षित, मतलब आधा आधा। अर्ध मतलब क्या, आधा। आधा संरक्षित है मतलब आधा अपने गुण को बचाए रखता है। जब एक डीएनए से नया डीएनए बनता है तो अपना पहले वाला गुण आधा उसमें बचाए रखता है। इसलिए एक रज्जु इसका पहले वाला ही रहता है, एक नया आता है। इसमें भी एक रज्जु इसमें पहले वाला ही रहता है और एक नया आता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बोलते हैं अर्ध संरक्षित मत। इसको रज्जु बोले हिंदी में, ये इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टैंड कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टैंड कहते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब ये जो
अब ऑब्वियस है कि ये जो रज्जु का निर्माण होता है, नया जो रज्जु बन रहा है, ये जो नया रज्जु बन रहा है, रज्जु बनने के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है? तो रज्जु बनने के लिए हमको पता है कि शर्करा का आवश्यकता पड़ता है, फॉस्फेट का आवश्यकता पड़ता है, यही बार बार जुड़ता है तो बनता है। नाइट्रोजनी क्षार का आवश्यकता पड़ता है, नाइट्रोजनी क्षार का आवश्यकता पड़ता है, नाइट्रोजनी क्षार की आवश्यकता पड़ता है। तो ये सब का चीज़ों का जरूरत पड़ता है। तब ये सब कहाँ से आता है? तो ये सब शरीर में हम लोग को इसको कोशिकाओं में इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो इसका निर्माण कोशिका द्रव्य से प्राप्त होता है। तो ये सब पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है? कोशिका द्रव्य से। और कोशिका द्रव्य से प्राप्त करके ही ये एक नया रज्जु का निर्माण किया जाता है। तो शर्करा, फॉस्फेट, नाइट्रोजनी क्षार, ये सब कोशिका द्रव्य से प्राप्त होकर एक नया रज्जु का निर्माण होता है, नया स्टेंट का निर्माण होता है। और वही स्टेंट जाके क्या होता है? पुराना वाला में जुड़ जाता है। इसलिए बोला जाता है पुराना वाला का 50% गुण इसमें देखने को मिलता है, जो नए डीएनए का निर्माण होता है। तो ये अर्धसंरक्षित इसको बोला जाता है, इसलिए कि आधा संरक्षित रहता है। और इसी मत को बाद में सही माना गया, इसलिए कि इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया गया अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा, तो ये सही देखने को मिला। बात समझ में आ गया होगा। बेसिकली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो बार बार इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो ऑब्वियस है कि समझ में नहीं आएगा। फिर से एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो भी जीव होता है, जो भी जीव जंतु होता है, जो भी जीव जंतु होता है, सबसे छोटा इकाई उसका क्या होता है? सबसे छोटा इकाई क्या होता है? फिर से एक बार समझिएगा, इसलिए फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। जो भी जीव जंतु होता है तो उसका बहुत सारे कोशिका होता है। उसका क्या होता है? बहुत सारे कोशिका होता है। जो भी जीव जंतु होता है उसके शरीर में बहुत सारे, सबसे छोटा इकाई कोशिका ही बोला जाता है, और उसके शरीर में बहुत सारा कोशिका होता है। कोशिका की संख्या, कोई कोई जीव ऐसा होता है जिसमें एक ही कोशिका होता है, लेकिन हम लोग के शरीर में अगर हम लोग का बात करेंगे तो हम लोग शरीर में बहुत सारे कोशिका होता है। कोशिका का हर एक कोशिका क्या होता है? केंद्रक होता है। हर एक कोशिका क्या होता है? केंद्रक होता है। ये बार बार याद रखना चाहता है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं उसको याद समझा जाए, अदरवाइज उसको नहीं समझ में आएगा तो लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हर एक जीव के सबसे छोटा इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। बहुत सारे कोशिका होता है, सबका केंद्रक होता है। अगर इंसान का ये कोशिका है, जैसे केंद्रक में गुणसूत्र होता है, इसके केंद्रक में क्या होता है? गुणसूत्र होता है। और गुणसूत्र में क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्र की संख्या कोई पूछता है तो गुणसूत्र, इसके केंद्रक में गुणसूत्र होता है, और गुणसूत्र की संख्या अगर कोई पूछता है तो प्रत्येक सेल में जो गुणसूत्र की संख्या होता है वो कितना होता है? 46 होता है। प्रत्येक सेल में जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र की संख्या क्या होता है? 46 होता है। इसी गुणसूत्र के ऊपर लिपटा हुआ रहता है कौन? डीएनए। उसी गुणसूत्र के ऊपर कौन लिपटा हुआ रहता है? तो डीएनए लिपटा हुआ रहता है। इसी गुणसूत्र पर डीएनए लिपटा हुआ रहता है, और ये जो गुणसूत्र की संख्या होता है वो 46 होता है इंसानों में। अब ये जो गुणसूत्र में डीएनए रहता है, यही डीएनए को बोलते हैं ये आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। तो इसी गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। हम लोग डीएनए का ही स्टडी कर रहे हैं। तो डीएनए का जब स्टडी कर रहे हैं तो डीएनए के बारे में हम लोग पढ़े कि ये बेसिकली 3 पदार्थों से मिलकर बना रहता है। बेसिकली ये 3 पदार्थों से मिलकर बनता है। और कौन कौन पदार्थ से, इसके पहले भी लिखवा चुके हैं कि डीएनए जो बनता है शर्करा से बनता है। अच्छा, जो गुणसूत्र होता है वो तो 2 चीज़ से बनता है। तो डीएनए जो बनता है शर्करा होता है, शर्करा के साथ फॉस्फेट होता है। तीसरा जो होता है नाइट्रोजनी क्षार होता है। यही तीनों पदार्थ से स्टेन का निर्माण होता है। स्टेन मतलब क्या होता है? रज्जु का निर्माण होता है। ये तीनों आपस में जुड़ता है। यहाँ शर्करा के साथ फास्फोरस आगे जुड़ेगा, फिर पीछे भी जुड़ेगा, और साइड में नाइट्रोजनी क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, ये सब जुड़ते जाता है। अगला फिर इससे फास्फोरस, ऐसे ही एक रज्जु का निर्माण होता है। उसी ऐसे ही डबल रज्जु का निर्माण होता है। एक तरफ ऐसे जुड़ते जाता है, दूसरी तरफ ऐसे जुड़ते जाता है, और फिर ये आपस में जो हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार जुड़ जाता है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है वो डीएनए का बनता है। और वो कहाँ पे रहता है? तो जो सबसे अंदर छोटा इकाई क्या होता है? कोशिका होता है, और कोशिका के केंद्रक में ही पाया जाता है। तो इस हिसाब से सोच सकते हैं कि ये कितना हम लोग छोटा चीज़ों के स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम लोग कभी ऐसे खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं।
ठीक है, तो अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक डीएनए से नया डीएनए का निर्माण किस प्रकार से होता है। एक डीएनए से नया डीएनए का निर्माण किस प्रकार से होता है, इस चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं। अब आते हैं टॉपिक पर। यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि ये अगर पेरेंट का डीएनए है तो उससे क्या होता है, दो नए डीएनए का निर्माण होता है। और दो नए डीएनए का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो पहला वाला रज्जु, एक रज्जु उसका रह जाता है और एक नया रज्जु उसमें जुड़ जाता है। जुड़ने से एक डीएनए से नया डीएनए का निर्माण होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध संरक्षित मत कहते हैं। इसलिए कि आधा ये संरक्षित रह रहा है और आधा जो नया रज्जु बन रहा है उसमें जो पदार्थ लग रहा है, शर्करा, फॉस्फेट, नाइट्रोजनी क्षार, वो कहाँ से आ रहा है, तो हम लोग को कहाँ से आ रहा है, तो कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है वहाँ से उसका निर्माण हो रहा है। कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है वहाँ से उसका निर्माण हो रहा है। अब इसी को मत को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक प्रयोग किया गया, किसके द्वारा, तो मेसेल्सन स्टाल के द्वारा एक प्रयोग किया गया। और वो किन जीवाणु पर, एक बैक्टीरिया पर किए थे, जीवाणु पर किए थे। कौन से जीवाणु, ई कोलाई बैक्टीरिया पर। ई कोलाई बैक्टीरिया पर ये अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। और ये किस प्रकार से किए थे उसको समझने की कोशिश करना। बेसिकली होता क्या है, रेडियो एक्टिव धात्मिक नाइट्रोजन N15 युक्त माध्यम में संवर्धित किया गया। अब देखो बात को समझना है कि जो पहले डीएनए होता है, तो डीएनए में नाइट्रोजन होता है। देखो नाइट्रोजन का समस्थानिक, एक हम लोग नाइट्रोजन का जानते हैं, नाइट्रोजन का भार कितना होता है, 15 भी होता है और 14 भी होता है। तो 14, ये ज़्यादातर 14 ही रहता है, लेकिन इसमें समस्थानिक भी रहता है, N15 वाला भी, N15 वाला भी समस्थानिक रहता है। तो पहले इन्होंने क्या किए कि जो डीएनए था उसमें सिर्फ क्या कर लिए कि N14 वाला को ही यहाँ पर सबसे पहले किए। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, CH की उपस्थिति में सेंट्रीफ्यूज करके भारी डीएनए को हल्का डीएनए N15 से पृथक कर लिया गया। अब देखो पहले क्या किया गया, इस प्रकार डीएनए के दोनों भागों में N15 का समावेश कर लिया गया। जो पहले डीएनए होता है, तो डीएनए जो पहले था उसमें क्या था, तो 14 वाला डीएनए था। ये दोनों नाइट्रोजन था। जैसे मान लो दो रज्जु है, तो इसमें जो नाइट्रोजन है वो भी 14 वाला होता है और इसमें भी वो भी 14 वाला होता है। लेकिन ये वाला डीएनए को क्या किया गया, एक माध्यम में डाला गया। इस डीएनए को उठाकर एक माध्यम में डाला गया, जिसमें उस माध्यम में पहले से जो नाइट्रोजन था कौन वाला था, N15 वाला था। कौन वाला था, N15 वाला था। और उसको इस माध्यम में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। और इस प्रकार से डाला गया कि पहले तो यहाँ से एक रज्जु, यहाँ से एक 14 वाला यहाँ से हट के उसके साथ कौन आ गया, तो एक 14 वाला वहाँ से हट के वहाँ पे एक 15 वाला N15 वाला रज्जु आ गया और एक 14 वाला रह गया। लेकिन फिर से इसको यहाँ से N14 वाला को हटाकर पूरा कैसा रज्जु का दोनों रज्जु कैसा बना दिया गया, ये दोनों का दोनों रज्जु जो है, स्टेन जो है, N15 वाला कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं आकृति में। सबसे पहले यहाँ पे जो नया रज्जु बनाया गया, नया डीएनए, पेरेंट डीएनए तैयार किया गया, वो कौन वाला तैयार किया गया, N15 मतलब दोनों रज्जु, दोनों जो स्टेन होगा उसमें जो नाइट्रोजन होगा वो दोनों का दोनों क्या होगा, 15। इसको भारी नाइट्रोजन बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है, भारी। इसको हौला बोला जाता है। ये इसमें ज़्यादा कम वजन होता है, इसलिए कि इसका अणुभार क्या होता है, कम होता है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इसको भारी बोला जाता है। ठीक, तो पहले एक पेरेंट डीएनए का निर्माण किया गया, जिसमें दोनों रज्जु में, दोनों स्टेन में जो डीएनए था वो कौन वाला था, नाइट्रोजन जो था वो N15 वाला था। अब देखो ये कैसे पता चला कि ये जो नया जो रज्जु का निर्माण होता है, जो नया डीएनए का निर्माण होता है वो अर्ध संरक्षित होता है। तो ये इस तरह से पता चला, इस डीएनए को लेकर एक माध्यम में डाला गया। इस डीएनए को क्या किया गया, एक माध्यम में डाला गया। और वो जो माध्यम था उसमें कौन सा नाइट्रोजन डाल दिया गया, N14 वाला नाइट्रोजन डाल दिया गया। कौन सा, N14 वाला नाइट्रोजन को डाल दिया गया। जब इसको इसमें डालते हैं तो ध्यान समझने की कोशिश करना है, पहले जो यहाँ पे था,
पहले जो था, मान लो कि ये डबल रज्जु था, 2 स्टैंड था, और ये भी जो था N15 वाला था और N15 वाला था। जब इसके माध्यम में डाले 14 वाला के माध्यम में, तो जब N14 वाला का माध्यम में डालेंगे उसमें भी क्या हो जाएगा, अब एक नया जो रज्जु बनेगा, पहले इसको दिखा देते हैं। जब एक नया रज्जु बनेगा, जब इससे नया रज्जु बनेगा तो पहले तो एक रहेगा ही N15 वाला, इसमें एक नया रज्जु जो बनेगा उसमें कौन वाला आ जाएगा, N14 वाला आ जाएगा। कौन वाला आ जाएगा, N14 वाला आ जाएगा। इसमें दो है तो एक और रहेगा, और इसमें एक नया आ जाएगा N14 वाला। इस तरह से क्या हो जाएगा, दोनों में ये 14 वाला N है और ये यहाँ पे ये 15 वाला N रहेगा। और ऑब्वियस है कि जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो DNA बना, तो DNA में क्या देखने को मिल रहा है कि एक 14 एक 15 वाला रहेगा, और ये 50% यहाँ पर बोला जाएगा, इसलिए पहले वाला का गुण 50% रहेगा, इसमें भी पहले वाला का गुण 50% रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले जनरेशन में जो DNA बनेगा 14 और 15 वाला बनेगा, इसमें भी क्या होगा, 14 और 15 वाला बनेगा। इसको बनने में अगर 20 मिनट लग रहा है 1 से 2, तो 2 से 4 बनने में वो 40 मिनट का समय लगेगा। नीचे यहाँ पर दिखाया भी गया। अब देखो, अभी भी इसको कौन सा माध्यम में डाल रहे हैं, तभी भी इसको कौन सा माध्यम में डाल रहे हैं, तभी भी वही माध्यम है। इसमें नाइट्रोजन कौन सा होगा, N14 वाला होगा। नाइट्रोजन कौन सा होगा, N14 वाला होगा। तो इसमें नाइट्रोजन N14 वाला होगा। ध्यान समझिएगा, जब ये टूटेगा तो जो नया रज्जु बनेगा हमेशा कौन वाला बनेगा, N14 वाला। जब टूटेगा तो यहाँ पर एक पुराना वाला N14 रहेगा और एक नया वाला N14 बनेगा, तो क्या हो जाएगा, N14 वाला एक DNA का निर्माण होगा। एक यहाँ पे N15 वाला है और यहाँ पे इस माध्यम में N14 वाला, तो एक पुराना वाला एक नया वाला यहाँ मिल के बनेगा, तो 14-15 वाला एक बनेगा, जो कि यहाँ पे सेकेंड जनरेशन का बात हो रहा है। उसी प्रकार से जब इसमें भी 14-15 ही है, तो एक 14-14 के साथ बनेगा, एक पुराना वाला 14 रहेगा और एक नया वाला 14 मिलके, तो 14-14 यहाँ पर एक बन गया। एक पुराना वाला यहाँ पर 15 है और नया वाला एक 14 बनेगा, तो एक 15-14 यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से सेकेंड जनरेशन में देख सकते हैं कि जो DNA का निर्माण होगा, ये 14-15 वाला 2 रहेगा, मतलब ये इसका भी संख्या 14-15 वाला का संख्या कितना 50%, और 14-14 वाला का संख्या कितना, उसका भी 50% होता है। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या होगा, नए DNA का फिर से निर्माण होगा। तो पहले वाला गुण भी हम लोग को मिलते जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि पूरे पहले वाला गुण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तो पीछे वाला गुण भी हम लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन नया एक रज्जु जुड़ते जाता है। तो ये नाइट्रोजन को देखकर पता किया गया कि इसमें एक जो नया रज्जु क्या हो रहा है, पुराना वाला रज्जु रह रहा है और एक नया वाला उसमें स्टेन क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। इस प्रकार से देखने को मिला। इसीलिए इसको बोला गया कि यह अर्ध संरक्षित होता है। वही चीज यहाँ पे भाषा में दिया हुआ। अब जो ये DNA होता है, DNA का प्रतिकरण बोले या DNA का रेप्लिकेशन का, तो ये कैसे शुरुआत होता है और कैसे ये पूरी तरह से नया DNA बन जाता है। अभी हम लोग जाने कि हाँ, एक नया रज्जु जो उसमें डबल रज्जु होता है समझना, तो एक उसमें नया रज्जु आता है, नया एक स्टेन आता है। लेकिन हम लोग इसकी प्रोसेस पूरा होता कैसे है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये पूरा प्रोसेस किस प्रकार से होता है। अभी तक हम लोग ये चीज़ जान चुके हैं कि DNA जो होता है अर्ध सतत होता है, सॉरी क्या बोल रहे थे हम लोग उसको, DNA जो होता है वो मेसेल्सन द्वारा क्या बताया गया, उन्हीं के द्वारा बताया गया जो DNA होता है वो अर्ध संरक्षित होता है। जो DNA होता है वो अर्ध संरक्षित होता है। तो अब हम लोग जो DNA से नया DNA बनता है, तो वो किस प्रकार से शुरुआत होता है और पूरी तरह से नया DNA का निर्माण किस प्रकार से कर लेता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस बात को हमेशा याद रखना है, कहीं पर भी रेप्लिकेशन शब्द आ जाए या प्रतिकरण शब्द आ जाए, इससे मतलब ये निकलता है कि एक DNA से क्या होना, नए DNA का निर्माण होना। एक से नए DNA का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। तो ये सबसे प्रारंभन इनिशियलाइजेशन कहाँ शुरू होता है, प्रारंभन क्या होता है इसका, नए DNA का निर्माण होना। तो सबसे पहले क्या होता है, द्विगुणन की क्रिया के किसी एक स्थान से, द्विगुणन जो होता है, द्विगुणन का मतलब ये होता है जब द्विकुंडलित होता है, तो इसके किसी एक स्थान से, जैसे बैक्टीरिया या वायरस में या अनेक स्थानों से
एक स्थान से या किसी किसी में अनेक स्थानों से भी क्या होता है, जैसे यूकोरियोटिक में शुरू हो सकती है। ई कोलाइडी में द्विगुणन बहु एंजाइम कैम्प्लेक्स द्वारा संपन्न होती है। और कभी कभी बोला जाता है, अभी देखो यहाँ पे ई कोलाइड का बात हो रहा है, तो ई कोलाइड में द्विगुणन ये किस प्रकार से शुरुआत होता है, कौन सा एंजाइम से, तो कैम्प्लेक्स से शुरू होता है। ठीक है, मल्टी एंजाइम कम्प्लेक्स से संपन्न होते हैं, जिसे प्रतिकरण उपकरण या रेप्लिओसम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्रतिकरण के किसी खास बिंदु से शुरू होकर एक या दोनों दिशाओं में हो सकती है। तो किसी एक बिंदु से शुरू होकर एक या दोनों दिशाओं में भी शुरू हो सकता है। देखो मान लो कि अगर ये डीएनए है, डीएनए में सबसे पहले क्या होता है कि ये जो इसका प्रारंभन बिंदु होता है, हो सकता है प्रारंभन बिंदु या तो कहीं बीच से शुरू हो जाए, या शुरुआत से भी शुरुआत हो सकता है, या कहीं पर बीच से भी शुरू हो सकता है। और जो बीच से शुरू होगा तो ये इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो दोनों साइड भी हो सकता है या किसी एक साइड भी हो सकता है। ठीक, तो ये प्रारंभन बिंदु के बारे में दिया हुआ है कि ये कहीं से भी शुरू हो सकता है। रेप्लिकेशन का प्रोसेस ये कहीं से भी शुरू हो सकता है। कुंडली के खुलना, तो सबसे पहला जो काम होता है, सबसे पहले क्या होता है, कुंडली खुलता है। और वैसे कि ये जो कुंडली होता है, हमको शुरुआत से बताते आ रहे हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे होता है और ये ऐसे लिपटा हुआ रहता है, ऐसे सीधा नहीं रहता है, ऐसे लिपटा हुआ रहता है। तो सबसे पहले ये कुंडली का क्या होता है, खुलता है। सबसे पहले ये कुंडली क्या होता है, खुलता है। तो चीज लिखा है कुंडली का खुलना। द्विगुणन के पहले हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। और वैसे द्विगुणन के पहले ये जो स्टैंड जो बताया जा रहा है, जहाँ शुरुआत होता है, उसके पहले जो हाइड्रोजन बंध होता है बीच वाला, ये बंध क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये बंध टूट जाते हैं, डीएनए के दोनों स्टैंड एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। डीएनए के दोनों स्टैंड मतलब ये दोनों स्टैंड ये टूट के ऐसे ऐसे ये दोनों अलग हो जाती है, जुड़ा हुआ नहीं रहता है, दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं। यह क्रिया हेलिकेज अन्य एंजाइमों की सहायता से होता है। तो ये दोनों जो अलग अलग होते हैं, टूट का हाइड्रोजन बंध, तो ये कौन सा एंजाइम कराता है, तो हेलिकेज एंजाइम जो होता है, वही एंजाइम क्या करता है, डीएनए को स्टैंड को अलग अलग करता है। तो हेलिकेज जो एंजाइम होता है, डीएनए के स्टैंड को क्या करता है, अलग अलग करता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि डीएनए के स्टैंड को अलग करने वाला जो एंजाइम होता है, वो क्या होता है, हेलिकेज होता है। थोड़ा सा यहाँ पर नोट डाउन करते जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे एक मेन हेडिंग डाले, डीएनए के प्रतिकरण, जिसको हम लोग मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और इसमें खास बात ये होता है कि ये सबसे पहले प्रारंभ होता है। सबसे पहले क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ जो कराता है, तो पहले एक नंबर देखिए इसमें लिखना है, ये डॉट करके ही लिखना है, प्रारंभ होता है। सबसे पहले क्या होता है, प्रारंभ, शुरुआत होता है, डॉट करके देना है, प्रारंभन। इसमें लिखना है कि ई कोलाइड में प्रारंभन हेडिंग डाल के डॉट करके, ई कोलाइड में द्विगुणन बहु एंजाइम कॉम्प्लेक्स द्वारा संपन्न होता है, कॉम्प्लेक्स द्वारा संपन्न होता है। इसलिए एंजाइम लिखवाना जरूरी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान में रखना है। उसके बाद 2 नंबर देखिए, कुंडली का खुलना, 2 नंबर देख के लिखना है, 2 नंबर नहीं डॉटे करके लिखना है, कुंडली का खुलना। तो ये कौन सा एंजाइम करता है, तो उस एंजाइम का नाम याद रखना है। तो इसमें कौन सा एंजाइम होता है, तो लिखना है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यह क्रिया हेलिकेज तथा अन्य एंजाइमों की सहायता से होती है। हेलिकेज तथा अन्य एंजाइमों की सहायता से होती है। इस बात को ध्यान में रखना है कि कुंडली जब खुलता है, इसमें डबल रज्जु अभी से डबल स्टैंड है, तो ये क्या होता है, ये खुलता है। डबल का कुंडली क्या होता है, खुलता है। तो खुलता है तो ये खुलने में जो एंजाइम सहायता करता है, हेलिकेज एंजाइम सहायता करता है। सभी एंजाइमों में इतना लिख लेना है। उसके बाद सभी एंजाइमों में सम्मिलित रूप से टोपो आइसोमेरेज
कहते हैं। अगर इसमें सब एंजाइमों का नाम लेंगे कि इसमें जितना भी एंजाइम यूज होता है तो सब सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, उसको टोपो आइसोमेरेज कहते हैं। तो इसको भी लिख लेना है, सभी एंजाइमों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, टोपो आइसोमेरेज कहते हैं। बस इतना लिखना, और इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, लेकिन बाकी सब समझ लेते हैं कि और क्या दिया हुआ है। रेप प्रोटीन का उपयोग भी द्विकुंडल मतलब उसको क्वाइल को खोलने के लिए, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। डीएनए के अणु द्विकुंडल से वाई आकार की शाखा बन जाती है, जिसे प्रतिकरण शाखा कहते हैं। अब देखो थोड़ा सा बात को समझना है, यहाँ पर चाहिए स्ट्रक्चर भी दिया होगा, देख सकते हैं यहाँ पे कि जब ये खुलता है, यहाँ देख सकते हैं कैसे खुला है, ये ऐसे था, ये था ऐसे, ठीक है। जब ये खुलता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, तो खुलने का जो प्रोसेस होता है तो ऐसे टूटते जाता है और ये फैलते जाता है, ये इधर ऐसे फैलते जाता है और ये बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है, फ्री हो जाता है। तो ये कैसा आकृति बन गया, ऐसा ही वाई होता है, तो ये वाई का आकार ले लेता है। किसका आकार ले लेता है, वाई के आकार ले लेता है, और साथ साथ इधर से खुलते जाता है और इधर से इसके साथ नया एक रज्जु जुड़ते जाता है, जो इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। एक नया रज्जु इधर भी जुड़ते जाता है और इधर भी एक नया रज्जु क्या हो जाता है, जुड़ते जाता है। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। आगे जब ये खुल जाता है, खुलने के साथ ये जुड़ते भी जाता है, तो आगे इसमें दिया है प्राइमर स्टेंट का निर्माण। इसमें एक स्टेंट बनता है जिसको हम लोग बोला जा रहा है प्राइमर स्टेंट्स का निर्माण। इसमें क्या होता है, तो इस प्रकार के डीएनए का अलग हुआ दोनों स्टेन टेम्पलेट फार्मा का कार्य करता है। तो दोनों स्टेन जो अलग हुआ एक फार्मा का काम करता है, इसके सामने लंबाई की बढ़ने वाला नया स्टेन या प्राइमर बनता है। जो इसके साथ नया जुड़ता है उसी को नया स्टेन या उसको हम लोग प्राइमर के नाम से जानते हैं। प्राइमर आरएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है, तो ये जो जुड़ता है वो प्राइमर इसलिए कि आरएनए जो होता है सिंगल रज्जु होता है, सिंगल रज्जु होता है ना, एक ही रज्जु इसमें होता है, एक ही स्टेन होता है, यही आरएनए का छोटा सा टुकड़ा जाकर जुड़ते जाता है, इसी को हम लोग प्राइमर कहते हैं। यहाँ से और क्लियर समझ सकते हैं। जो यहाँ पे ये देख सकते हैं आकृति में, ये छोटा सा रज्जु आके जुड़ा, और वैसे कि ये टूटा था तो ये इधर वाला खत्म हो गया था, ये इधर मुड़ गया था, तो ये छोटा छोटा जो रज्जु इसमें आके जुड़ रहा है, इसी रज्जु को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राइमर के नाम से जानते हैं। जो आरएनए होता है, जो क्या होता है, आरएनए होता है, तो ये आरएनए का पार्ट होता है जो कि आके इसमें जुड़ के डीएनए का निर्माण कर रहा है। इसको हम लोग प्राइमर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो प्राइमर का काम होता है, वो नया रज्जु होता है, नया स्टेन होता है जो जाकर जुड़ता है। जो नए स्टेन की लंबाई में वृद्धि, नए स्टेन की लंबाई में वृद्धि होते जाता है। पृथक डीएनए टेम्पलेट न्यूक्लियोटाइड अपने पूरक न्यूक्लियोटाइड को आकर्षित कर नए स्टेन बनाते हैं। इस क्रिया में आरएनए प्राइमर प्रथम सीढ़ी का कार्य करता है। और देखो ये जो जुड़ता है 5' से 3' की दिशा में जुड़ता है, परंतु दोनों टेम्पलेट स्टेन प्रति समांतर होने के कारण स्टेन की 5' से 3 दिशा की ओर होती है और दूसरे स्टेन जो होता है 3' से 5' की ओर होता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर ये 3' है तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 5' से 3' की ओर जाएगा। अगर ये 5' है तो ये इधर स्टार्ट कितना से होगा, 3' से स्टार्ट होगा। 3' और 5' का मतलब बता चुके थे। 3' का मतलब बताया था कि ये तीसरा कार्बन से जुड़ा रहता है और ये 5वां कार्बन जब फ्री रहता है तो उसको हम लोग 5' से दर्शाते हैं। और इस तरह से ये जुड़ते जाता है, दोनों तरफ से नया स्टेन इसमें जुड़ते जाता है, जैसे टूटते जाता है और साथ साथ इसमें नया स्टेन जुड़ते जाता है। यहाँ पर भी इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, ये क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, टूटते जाता है और साथ में ये जुड़ते जाता है। अब देखो इसमें दोनों प्रकार का होता है, सतत भी होता है और अर्ध सतत प्रक्रिया भी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस वाला स्टेन में सतत जुड़ते जा रहे हैं, इसमें कहीं पर ब्रेक है, लेकिन इधर वाला में देख सकते हैं ये असतत है। ये क्या है, अर्ध सतत है। ये क्या है, अर्ध सतत है, मतलब ये टूट के क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ये दो प्रकार के इसमें प्रतिकरण होता है, दो प्रकार के रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। एक सतत देखने को मिलता है, एक अर्ध सतत देखने को मिलता है। इधर वाला पार्ट देख सकते हैं ये अर्ध सतत है, संतत है, सॉरी संतत बोलते हैं। तो ये संतत है मतलब कंटिन्यूअस, इसका इंग्लिश वर्ड याद रखो तो ये कंटिन्यूअस मतलब लगातार, ठीक है। ये लगातार जुड़ते जा रहा है, लेकिन ये टुकड़ों में जुड़ रहे थे, इसीलिए इसको हम क्या करें, सेमी कंटिन्यूअस करें, इसी को इसको हम क्या करें,
सेमी कंटिन्यूअस के नाम से जान रहे हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है डीएनए के प्रतिकरण चूंकि 2 दिशाओं में एक साथ होती है, इसलिए एक ही एंजाइम डीएनए को पॉलीमेरेज थ्योरी से यह क्रिया संभव नहीं है। इस कठिनाई को निम्नलिखित सुझाव से दूर किया गया। अब देखो बताया जा रहा है कि ये एक ही प्रकार से दोनों तरफ से एक ही बार में दोनों तरफ से होना शुरू होता है, इधर से भी ये जुड़ना शुरू होता है, इधर से भी जुड़ना शुरू होता है, और एक ही बार में दोनों तरफ सतत संतत शुरू हो जाए, एक ही बार में दोनों तरफ कंटिन्यूअस शुरू हो जाए, ये संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एक तरफ क्या होता है, संतत देखने को मिलता है, मतलब एक तरफ कंटिन्यूअस देखने को मिलता है, एक तरफ सेमी कंटिन्यूअस देखने को मिलता है। इस तरह से ये जुड़कर नया डीएनए का निर्माण कर लेता है। तो यही प्रोसेस होता है एक डीएनए से नया डीएनए का बनने का। सबसे पहले ये क्या होता है, डिसाइड होता है, जो भी डीएनए होता है सबसे पहले एक प्रारंभक होता है, मतलब कहाँ से शुरू होगा। ये कहीं पर से शुरू हो सकता है ये बीच से ही शुरू हो जाए या कहीं इसका अंत से शुरू हो, दोनों केस हो सकता है, या तो कहीं बीच से भी शुरू हो सकता है, ये जो टूटना शुरू हो रहा है अलग होना शुरू होता है, ये बीच से भी ऐसे टूटना शुरू हो सकता है, इधर भी और इधर भी एक साथ भी हो सकता है, या शुरुआत से भी शुरू कर सकता है। शुरू का जैसे शुरुआत होता है ये टूटना शुरू होता है, साथ साथ एक तरफ से दोनों तरफ से ये क्या होता है, जुड़ना भी, नया टेम्पलेट नया स्ट्रैंड क्या होता है, जुड़ना शुरू कर देता है, और ऐसे जुड़ते जाता है, टूटते जाता है, और दोनों तरफ से क्या होता है, एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण हो जाता है। और ये कंटिन्यूअस और सेमी कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, एक तरफ कंटिन्यूअस देखने को मिलता है, एक तरफ सेमी कंटिन्यूअस देखने को मिलता है। आगे जो पढ़ना है अब डीएनए का कार्य पढ़ना है कि डीएनए का काम क्या होता है। इससे तो बहुत पहले से हम लोग जानते हैं कि यही एक गुण का क्या करता है, स्थानांतरण कराता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजता है। लेकिन इसके कार्य के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए क्लास हम लोग इतना ही पर इस क्लास को एंड करते हैं।